ट्राई टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। यहाँ से रासायनिक समीकरण यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन और चांस कम है आएगा, तो इसकी परिभाषा, उदाहरण या फिर इसकी विशेषता या ऐसी कमियों से आ सकता है। ठीक है, और बाकी जनरल हमें ध्यान रखने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यह एक ऐसा समीकरण है जो पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को अणुवार, अणुसूत्रों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, इन पदार्थों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं, आपको उदाहरण से समझ में आएगा। एक ही बात को मैं 3 प्रकार से बताता हूँ और उस प्रकार को देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा रासायनिक समीकरण है। ठीक है, जैसे पहले प्रकार से मैं ऐसे बताता हूँ कि हमारे पास, मैं एक बात बोलता हूँ, एक ठोस कार्बन को गर्म करने पर और किसके साथ में, ऑक्सीजन गैस के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये कितनी बड़ी बात होगी ना, पेज पर गया पूरा। अब इसी बात को मैं ऐसे लिखूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हिंदी में लिखो ऑक्सीजन, तीर का निशान कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और मैं ऐसे लिखूँ, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, तीर का निशान CO2 प्लस गैस। आपको पता चल गया ना कौन सा रासायनिक समीकरण है। ये देखो, एक ही लाइन में पूरी बात बता दी इसने। C+O2, तीर का निशान CO2, तो यही रासायनिक समीकरण है। इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन को प्रतीकों और अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करे। यही देखो, प्रभावी से इतनी बड़ी बात जो हमने ऊपर देखी थी, उसे एक ही लाइन में समझा दी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमने जो ये उदाहरण देखा ना, इस उदाहरण को देखते हैं। अब देखो, इस उदाहरण में जो तीर का निशान है ना,
ये अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। और इस तीर के निशान से पहले यानी कि कौन सी तरफ है, बाईं तरफ, बाईं तरफ पे हम अभिकारक लिख रहे हैं और तीर के निशान के आगे यानी दाईं तरफ राइट साइड में उत्पाद बन रहा है। ये पूरी जानकारी इसने समीकरण में दे दी, ठीक है। तो हम इसके चरण देखते हैं। कुछ इसके रासायनिक समीकरण लिखने के स्टेप्स या चरण दिए गए हैं, उनको हम ध्यान में रखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या है चरण। पहला है कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए तीर का निशान का यूज किया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा बताता है, और इस तीर के निशान के लेफ्ट यानी बाएं तरफ में अभिकारकों को लिखा जाता है, ठीक है। और राइट साइड है यानी दाईं तरफ तीर के निशान के आगे उत्पाद लिखे जाते हैं, अर्थात जो क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं उनको लिखते हैं। तो पहला चरण हो गया। और जो दूसरा चरण है कि यदि ये जो अभिकारक है, क्या अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। एक से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने देखा था ना, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 गैस बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये एक से अधिक है ना, तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं इसे। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है, तीसरा चरण है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण यानी कि जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान के, यानी कि ये बदलता नहीं, सेम रहता है अभिक्रिया होने के बाद में भी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा चरण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था में लिखा जाता है, संतुलित किया जाता है। और ये संतुलित किया जाता है जो अणु होते हैं, अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर और जो ये विधि है इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं? हिट और ट्रायल विधि, यानी कि अनुमान विधि, ठीक है। संतुलित करने की जो घटा विधानी की प्रक्रिया है ना अणुओं को, उसे अनुमान विधि कहते हैं। और जो पांचवा चरण है वह है हमारा पांचवा चरण है रासायनिक समीकरण को लिखने का। भाई जब जो हाइड्रोकार्बन है उनको जलाया जाता है यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है, वो कैसे संतुलित करती हैं, ठीक है, वो बताता है। जैसे हमारे पास है प्रोपेन, क्या है प्रोपेन, इसको हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। प्रोपेन का सूत्र होता है 3 नंबर कार्बनों का C3H8, ठीक है। इसे हम जलाते हैं यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। तो जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, CO2 और H2 बनते हैं। अब इसको संतुलित कैसे करें भाई, संतुलित भी करना है ना इसे, इसको संतुलित करते हैं। देखो कैसे, इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन है यहाँ पर, कार्बन। तो पहले उनको संतुलित किया जाता है, तो उनको संतुलित करते हैं। इधर देखो अभी कार्बन की तरफ में कितने हैं कार्बन, 3, और उधर उत्पादों की तरफ देखो कार्बन कितने हैं, 1। तो यहाँ पर इसको 3 बनाने के लिए 3 लगा देंगे हम, ठीक है। अब बच्चे कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो इनको संतुलित करने के लिए पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। इधर देखो कितनी हाइड्रोजन है, अभिकारकों की तरफ 8, ठीक है। और इधर देखो इधर कितनी है, 2। तो इधर 8 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4 लिख देंगे, 4 दूनी 8 हो गई ना इधर हाइड्रोजन, ठीक है। अब बचे कितने, अब बचा ऑक्सीजन। अब उत्पादों की तरफ ऑक्सीजन देखो कितनी है, CO2 में देखो 3, ये 2 ऑक्सीजन है, इसको 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6। और इधर H2 में देखो ऑक्सीजन कितनी है, 4, 6 4 कितने हैं, 10 है ना उत्पादों में ऑक्सीजन। और इधर कितने हैं, 2। तो इधर भी 10 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये संतुलित हो गया। ये संतुलित करते हैं, जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, CH4 यानी कि मीथेन। इसे ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं और CO2 और जल बनाते हैं, ठीक है। अब इसे संतुलित करते हैं, कार्बन, अभी कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन देखते हैं कितने हाइड्रोजन, 4 अभिकारकों में। इधर देखते हैं, इधर 2 ही है, H2 में 2 ही है हाइड्रोजन, ये देखो। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन संतुलित है। अब बचा ऑक्सीजन। अब उत्पादों की तरफ ऑक्सीजन देखो, CO2 में कितने ऑक्सीजन है, 2। और H2 में कितने हैं, 2, 2 और 2 4। तो इधर तो अब देखो अभी कार्बन में कितने, 2। तो इसको 4 बनाने के 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। तो यह हो गई हीटो ट्रायल विधि से समूहों को संतुलित करना, ठीक है। अब जो हमारा 6वां चरण है वो देखते हैं, ठीक है। 6 हम देखते हैं, हमारा 6 चरण में इसे जूम करता हूँ, ठीक है। हम 6 चरण देखते हैं। 6 चरण है कि जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, संतुलित करने के पश्चात इसकी जो भौतिक अवस्था है उनको दर्शाया जाता है, ठीक है। भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्थाएं जो ठोस होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस को तो लिखते हैं स्मॉल एस से, द्रव को लिखते हैं स्मॉल एल से, और गैस को लिखते हैं स्मॉल जी से। जैसे उदाहरण से समझते हैं, इसे हमने लिया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया CO2। तो हमें पता कार्बन का होगा सॉलिड यानी ठोस, ऑक्सीजन गैस होती है तो स्मॉल जी लिख देंगे। और बना क्या हमारे पास प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस होती है। तो ये देखो ये अच्छी खासी वो है लिखने की तरीका है, ठीक है। अब हमारा 8वां नियम है, जब भी 8वां नियम है कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो कभी कभी रिएक्शन दोनों दिशाओं में होती है, यानी उत्पाद से अभिकारक की तरफ और अभिकारक से उत्पाद की तरफ, दोनों दिशाओं में होती है। तो वहाँ पर तीर का निशान ये नहीं लगाया जाता, वहाँ पर लगाया जाता है ये वाला उत्कर्षणीय, ठीक है। अब देखते हैं हम, हमारा जो 9वां नियम है वो 9वां चरण है कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो कि निश्चित टेम्परेचर यानी ताप और दाब पर होती है। तो ताप और दाब को हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, तो तीर का निशान लगाते हैं ना, उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर लिखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन गैस, इसको रिएक्शन कराते हैं 3 हाइड्रोजन गैस के अणु से, तीर का निशान, तो हमारे पास अमोनिया बनता है, दोनों अमोनिया गैस, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल जो होते हैं ना, टेम्परेचर होता है 773 केल्विन और प्रेशर कितना होता है 200 atm प्रेशर होता है, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा 9वां नियम हो गया, ये 9वां चरण हो गया। अब हम देखते हैं जो 10वां नियम चरण, रासायनिक समीकरण लिखने का। कुछ रिएक्शन होती है जो कि ऊष्मा
सेपी होती है, यानी जब वो रासायनिक परिवर्तन होता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ऊष्मा सेपी रिएक्शन। और कुछ कुछ रिएक्शन होती है ऊष्मा शोषी, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो उन्हें प्रदर्शित करने के लिए उन्हें हम प्रदर्शित करेंगे, तो जब भी हम जैसे ऊष्मा शोषी रिएक्शन, ऊष्मा सेपी रिएक्शन है तो उत्पाद में हम प्लस का चिन्ह लगाकर ऊष्मा को लिखते हैं, और ऊष्मा शोषी रिएक्शन है तो उत्पाद में माइनस का चिन्ह लगाकर ऊष्मा को लिखते हैं, ठीक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसे। ये देखो, जैसे नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन अणुओं के साथ गैस के साथ क्रिया करके 2 मोल अमोनिया गैस बनाती है, तो उस दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये देखो, ये उत्पाद अमोनिया ना, तो उसके प्लस का चिन्ह लगा के दिखा दिया, तो हमें देखते ही पता चल जाएगा ये रिएक्शन कैसी है, ऊष्मा सेपी है, ठीक है। ऐसे एक रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन क्रिया 2NO2 माइनस 21.6 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो इसको देखते ही पता चल जाएगा, माइनस का चिन्ह आ रहा है ना उत्पाद की तरफ, तो ये ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया 10वां नियम। अब देख 10वां चरण हो गया, सॉरी। अब देखते हैं हम 11वां चरण। जब भी रासायनिक कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको संपन्न होने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, तो उस उत्प्रेरक को हम उस रासायनिक समीकरण में कहाँ पे लिखते हैं, जो तीर का निशान होता है ना, उसके ऊपर उत्प्रेरक को लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे में हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये एथीन है, ठीक है। अब इसका हम हाइड्रोजन से क्रिया करती है एथीन, तो ये बनता है एथेन, बनता है एथीन से एथेन, यानी एक बॉन्ड कम हो जाता है डबल बॉन्ड की सिंगल। तो ये रिएक्शन होने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, वो उत्प्रेरक होता है निकेल। तो ये तीर के निशान के ऊपर लिखाया जाता है ये उत्प्रेरक, ठीक है। ये इजी से इनको बस ध्यान में रखना है। ये कुछ चरण हो गए रासायनिक समीकरण को लिखने के। और ये जो रासायनिक समीकरण है, यहाँ पर हमने देखा ऐसी कुछ विशेषताएं पूछ ली जाती है कभी कभी रासायनिक समीकरण की विशेषता। तो विशेषता यही है जो हमने चरण में लिखते समय देखी ना, तो भाई इस बार रासायनिक समीकरण से क्या क्या चीज़ें पता चलती है, तो वही इसकी विशेषता है, जो मैं एक बार शॉर्टकट में आपको जल्दी से बता देता हूँ। भाई पहली तो है कि हमें अभिकारक उत्पाद उत्प्रेरक इनका पता चल जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अभिक्रियाओं में कितना ताप चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, इनका पता चल जाता है। तीसरी बात भाई जो अभिकारक या उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्थाओं का पता चल जाता है हमें, भाई भौतिक अवस्थाएं किसकी क्या है, ठीक है, ये रासायनिक समीकरण से हमें पता चल जाता है। चौथी बात बस की अभिक्रिया की दिशा कौन सी है, उत्क्रमणीय है गण उत्क्रमणीय, कौन सी दिशा में जा रही है, उसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है। और जो पांचवी बात है वो है कि इसमें जो अणुओं की संख्या, द्रव्यमान कितने हैं, इनका पता चल जाता है। तो ये देखो रासायनिक समीकरण कितना जरूरी है, अणुओं की संख्या, इसका द्रव्यमान, इनका पता चल जाता है।
और ये उष्मा सेपी है या उष्मा शोषी, इनका पता चल जाता है। ठीक है, उष्मा सेपी है, उष्मा शोषी, ये रासायनिक समीकरण को देखते ही पता चल जाता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं कि जो कभी पूछ ली जाती है। भाई इसकी कमियां देखो, रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि कमियां। पहली कमी तो है कि पूरी सारी डिटेल नहीं देता, यानी संपूर्ण जानकारी नहीं देता। ठीक है ना, पहली कमी तो यही है, वह सब कुछ नहीं बताता, ये कुछ बातें बताता है जो अच्छी बात है, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं देता। और दूसरी बात है इसकी, ये सांद्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, यानी कि कौन सा उत्प्रेरक या उत्पाद कितने लीटर में कितने मोल है, यानी कि कितनी मात्रा है उनकी, वो नहीं बताता। ठीक है, ये दो कमियां हैं। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया हमारा। थैंक यू। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन आ सकता है, इसलिए ज़रूरी है अपन में ध्यान में रखना। समझने की बात है, ये तो पता होनी चाहिए। थैंक यू, और बने रहिए आपके अपने चैनल ट्राई टू लर्न के साथ। यदि कोई समस्या हो समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।